ओके, एक्ट 1919 के फीचर्स देख लेते हैं मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करी। सेंट्रल के सब्जेक्ट डिफरेंट थे एंड प्रोविंस के सब्जेक्ट जो थे वो डिफरेंट थे, और इसे ही कहा जाता है डायरकी। तो डायरकी सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि 1990 के एक्ट से ही डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, और इसी एक्ट में डिवोल्यूशन रूल भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो भी सिस्टम चल रहा था बाय डिवोल्यूशन रूल चलने लगा था। अब प्रोविंशियल जो लिस्ट थी, जो सब्जेक्ट्स थे, उसको भी दो सब्जेक्ट में बाइफर्केट किया गया था। तो पहला था ट्रांसफर। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर हो सकते थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर नहीं, उन्हें लगता था कि इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसे रिजर्व कर लिया था। गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिया था। तो रिजर्व में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी अभी भी गवर्नमेंट के ही हाथ में था। देन प्रिजन, लैंड, रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो सब कुछ रिजर्व्ड लिस्ट में था, एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें भी रिजर्व्ड लिस्ट में ही थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी हमने देखा। तो पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें 19 के एक्ट में ही देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, बाई कैमरल का क्या मतलब हुआ? अपर एंड लोअर हाउस। जैसे अभी है हमारे यहाँ पार्लियामेंट में अपर एंड लोअर हाउस है ना, उसी को ही हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ पे क्या है, डायरकी है अभी, और डायरकी भी है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है। तो ये जो अपर हाउस थे, इनका ये एक्चुअली में क्या थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे। लोअर हाउस है ये लेजिस्लेचर असेंबली थी, और इसमें जो मेंबर थे वो इलेक्ट होकर आते थे बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब उसमें भी कुछ चेंजेस आ गए थे। तो वहाँ 6 मेंबर में से आउट ऑफ 6 3 मेंबर इंडियंस होंगे। ओके, ये बताया गया था कि अब 3 मेंबर आउट ऑफ 6 मेंबर इंडियन होंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 50% अब इंडियन को वॉइस रॉय की काउंसिल में जगह मिल गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने। पहले मुस्लिम्स के लिए था, अब इन्होंने सिख के लिए दे दिया। इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का मौका दे दिया। एंग्लो इंडियंस को लेके आ गए, एंड यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ पे इन्होंने दे दिए थे। देन फ्रेंचाइजी मतलब कौन वोट कर सकता है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिली थी। किस बेसिस पे मिली थी? तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कौन कितना टैक्स पे करता है वो उसके बेसिस पे भी उन्हें वोट करने का अधिकार मिला था। उसके अलावा और भी दूसरी क्वालिफिकेशंस इन्होंने देखी थी, और इस तरह की क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया अगर वो मीट कर रहे होते थे तो वो वोट कर सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी 18+ या 18 वाले कोई भी बच्चे वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या नया यहाँ पे न्यू ऑफिस इन्होंने लेके आ गए थे। दैट वाज द हाई कमीशन फॉर इंडिया। तो हाई कमिश्नर का एक ऑफिस इन्होंने किया था एस्टैब्लिश। वो कहाँ किया था? लंदन में। लेकिन ये था किस लिए? ये इंडिया के लिए था हाई कमिश्नर का ऑफिस, और कहीं ना कहीं इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो थे वो भी इसे हैंडल कर रहे होते थे। यहाँ हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो रिक्रूटमेंट, इंडियन की रिक्रूटमेंट या सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट को देखेगा, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1928 में। और पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ इन्होंने सेपरेट कर दिया था प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बजट से रिलेटेड कोई भी चीज़ या इन्हें प्रोविंशियल काउंसिल को या प्रोविंसेस को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने बजट या और इन सब चीज़ों को डिस्कस कर पाए या बजट अपने हिसाब से खुद का बजट मेंटेन कर पाए। बट यहाँ पे इन्हें ये फ्रीडम दे दी गई थी। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर इंक्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि अब ये जो हम एक्ट लेके आए हैं 1919 का, तो 10 साल बाद अब एक कमीशन अपॉइंट होंगी, और ये स्टैट्यूटरी कमीशन है, एक एक्ट के तहत आएंगी। स्टैट्यूटरी का मतलब जो एक्ट के तहत आएंगी, जो इंक्वायर करेंगी कि ये जो कमीशन है, ये जो एक्ट है, इसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पा रही है या नहीं उसको। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, ये 10 साल के पहले ही आ गई थी। एक्चुअली ये 8वां साल जब चल रहा था ये तभी आ गई थी। इसका नाम था साइमन कमीशन, जो सर जॉन साइमन लेके आए थे, और ये आई थी 1927 में ही। ये जो रिपोर्ट देने के लिए कमीशन ऑलरेडी आ गई थी, बन गई थी, और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1930 में। तो 1930 में इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। लेकिन एक और पॉइंट हम यहाँ पे इस एक्ट का देख लेते हैं। इन्होंने एस्टैब्लिश किया चेंबर ऑफ प्रिंसेस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपने नोट्स में से इंक्लूड कर दो, जिसका मतलब है जो राजा महाराजा थे उनका अपना एक चैम्बर बनाया था। लेकिन इसके जो हेड थे वो कौन रहेंगे? इनके हेड जो थे वो वाइस रॉय ही थे। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था नरेंद्र मंडल, चेंबर ऑफ प्रिंसेस। यहाँ जो राजा महाराजा है उनका जो चेंबर है उसको नरेंद्र मंडल कहा गया था। अब यहाँ देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी 1930s में। अब इसी के चलते धीरे धीरे इस रिपोर्ट से लोग खुश नहीं थे, और इसी इंडियंस को थोड़ा सा और खुश करने के लिए 3 राउंड टेबल इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस 3 राउंड टेबल में क्या हुआ था, इन्होंने फिर एट द एंड इन्होंने प्रेजेंट किया एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, कि क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के। तो उसके लिए एक इन्होंने वाइट पेपर प्रेजेंट किया था जिसपे लिखा हुआ था रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको याद रखनी है। ओके, सबसे पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट फिर उन्होंने सबमिट करी थी 1913। देन यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वाइट पेपर सबमिट किया गया था। उसके बाद इन्होंने कम्युनल अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे इंडियन जो लीडर्स थे, गांधी जी, कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड सीधा सीधा इंडिया की यूनिटी पे एक अटैक कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने पहले मुस्लिम और सिख इन लोगों को डिवाइड करने की तो ऑलरेडी कोशिश कर ही दी है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे ही दिया है। अब यहाँ इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो डिप्राइव्ड पीपल है, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की मांग कर दी, उनको भी ये अवार्ड्स देने की मांग कर दी, जिससे काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं हमारे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हिंदू में भी कहीं ना कहीं फूट डालने की, उन्हें भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इसके सपोर्ट में थे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि शेड्यूल कास्ट को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को इंडियन लीडर्स में ही जब इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज़ पूना पैक्ट फिर साइन हुआ। और
बाबा साहेब आम्बेडकर मान गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हुआ तो भी ठीक है। इन्हें बोल दिया गया कि अब इनको एससीज को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट वाला है वो नहीं मिलेगा, बट उनकी जो सीट्स है उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। और ऐसे करके पूना पैक्ट साइन हो गया और बाबा साहेब आम्बेडकर मान गए। उसके बाद आता है 1935 का एक्ट। तो अब तक के जो भी सिनेरियो चल रहे थे उन सब का पूना पैक्ट की जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी चीज़ें तय हुई थी वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी एक्ट ऑफ 1935 में। इसके बाद हम देखेंगे एक्ट ऑफ 1935, बट वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करोगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेंगी कि मुझे इस तरह के वीडियोस बनाते रहना है और अपनी ये एम लक्ष्मीकांत की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है इसे कंप्लीट करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।